हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुशांत कुमार। आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़े थे लोग? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे लोग, और कुछ एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी और एक्स्ट्रा जानेंगे लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और बात कि अगर आप कहीं भी टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन को क्या कहा जाता है? डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम भी कहा जाता है। मैंने सबसे पहला साइंटिस्ट यही थे जो एटम के बारे में बहुत कुछ जाने थे। तो एटम इसने 1808 के करीब में एटम के बारे में थ्योरी दिया, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी माना जाता है। इसका एक लिमिटेशन भी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, तो लिखिए the main point of these theory are, मेन पॉइंट क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट में क्या आता है? मान लीजिए ये कोई एक मैटर है, मैटर में क्या? सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो ये मैटर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ क्या? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से बना है। और यही लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल को क्या बोला जाता है? उन्होंने बोला एटम। तो पहला पॉइंट क्या था इस थ्योरी का? क्या लिखेंगे? मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल नॉन एज एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर। पहला क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। नॉन एज एटम। यानी जो भी मैटर है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम था। तो ये उनका डाल्टन साहब का पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट में इन्होंने बोला एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। उन्होंने बोला एटम को हम लोग क्या डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग बताइए, डाल्टन साहब के हिसाब से ये सही है? ये स्टेटमेंट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये सही नहीं है। अभी बताते हैं क्यों। तो ये क्या हो जाएगा, आगे हम लिमिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम लिखते चलेंगे कि ये उनका क्या होगा? लिमिटेशन। यानी ये उनका क्या था? एक गलत स्टेटमेंट था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से सही स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इसका भी कोई खोज नहीं किया था जो ये कर रहे थे। तो एटम को क्या नहीं डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको डिवाइड करेंगे तो यही ना मिलेगा। तो एटम को उन्होंने बोला डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम किस में रखेंगे? लिमिटेशन वाला कैटेगरी में रखेंगे। यानी गलत चीजों को भी आपको याद रखना है केमिस्ट्री में। समझ में आया? अब देखिए, अभी बहुत सारे लिमिटेशन पढ़ेंगे।
और जो इनका थर्ड पॉइंट था वो क्या था, देखिए थर्ड पॉइंट को समझने से पहले देखिए समझिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो उसका एटम है, उस एलिमेंट का जो एलिमेंट एटम से बना रहता है, तो एलिमेंट का जो भी एटम है ना वो क्या रहेगा, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने यही बोला था कि कोई भी एक एलिमेंट है और उसका जो भी एटम है उसको क्या रहेगा, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। अब सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, उसका सेम साइज होगा, सेम मास होगा, सेम केमिकल क्या होगा, सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा, यानी वो सब होगा। लेकिन इसको भी लिमिटेशन में माना गया, क्यों, देखिए अभी लिखेंगे कैसे। मान लीजिए एक ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो इसका भी ना 3 तरह का आइटम होता है, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसको बोला जाता है नाम। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला था एलिमेंट जो है, एलिमेंट का एटम है सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट बोला था। एक बात बताइए, ये क्या सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट है हाइड्रोजन का? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मास है ना, वो देखिए इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। अब आगे बताएंगे कि ऊपर वाला जो चीज रहता है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, ये नीचे वाला रहता है उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सेम मास, सेम साइज, सिमिलर इन ऑल, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट रहेगा। लेकिन ये सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है, इसका 1 है मास, इसका 2 है मास, इसका 3 है मास। तो इसको भी लिमिटेशन वाला कैटेगरी में रखा गया। अब लिखेंगे हम इसको कैसे, तो देखिए तीसरा जो क्या था, एटम, क्या लिखेंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। इट मीन्स दैट कि सेम साइज भी रहना चाहिए, सेम मास भी रहना चाहिए, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहना चाहिए। सेम साइज, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एटम्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, सेम साइज, सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये जो हम अभी एग्जांपल देखे उसके हिसाब से गलत है, तो इसको भी हम क्या रखेंगे, लिमिटेशन वाला कैटेगरी में रखेंगे। इतना क्लियर हो गया? 3 पॉइंट हो गया। और वैसे तो बहुत सारा पॉइंट थे, लेकिन हम लोग 5 को डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए ये हो गया, अब चौथा पॉइंट देखिए। इसको मिटा ही देंगे। चौथा पॉइंट क्या था? अभी तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ा कि एटम जो है, एलिमेंट जो है, उसका एटम जो है वो सेम, उसका सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट रहेगा। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट, उसमें क्या था, एलिमेंट था, सेम एलिमेंट था, लेकिन डिफरेंट एटम था, उसका डिफरेंट एटम था ना जी। अब क्या होगा, इस चौथा पॉइंट में मान लीजिए इसने क्या बोला, जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट का एटम भी क्या रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट का एटम भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यानी डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी ना तो उसका सेम मास होगा, ना सेम साइज होगा, और ना उसका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा। इसको भी भाई साहब लिमिटेशन में डाला गया। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात बताइए, ये आता है आर्गन और ये आता है कैल्शियम,
यहां पर आता है 18 और 20, यानी एटॉमिक मास इसका क्या होता है 18 होता है, इसका मास एटॉमिक नंबर 18 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। एटॉमिक मास इसका 40 होता है और इसका भी 40 होता है। तो इसने क्या बोला कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है वो डिफरेंट रहेगा, यानी ना तो उसका सेम साइज रहेगा, ना सेम मास रहेगा और ना सेम क्या रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें एक बात बताइए आपको, यहाँ पे मास जो दिख रहा है वो तो सेम ही दिख रहा है, इसका भी 40 और इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40, इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। तो ये इसने चौथा पॉइंट में यही बोला कि जो क्या चौथा पॉइंट में क्या बोला कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। एक मिनट, ये समझ में आ गया डिफरेंट एलिमेंट का कैसे रहता है, यानी इट मीन्स मतलब उसका क्या हुआ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, ना तो उसका सेम साइज होगा, सेम मास होगा और ना ही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन अभी आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल लेके, उसका मास क्या था 40 था, इसका मास भी क्या हुआ 40 हुआ, तो इसके हिसाब से इसको भी क्या किस कैटेगरी में रखा गया, लिमिटेशन वाला कैटेगरी में। मैं बार बार बोल रहा हूं आगे भी लिमिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ रहे हैं कि क्या आपको उनका थ्योरी भी समझ में आए, साथ साथ क्या दिए थे और लिमिटेशन भी समझ में आए। अब देखिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं लोग, लास्ट पॉइंट में क्या बोला था। लास्ट पॉइंट में उन्होंने बोला था कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर फिक्स्ड इन कंपाउंड। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक कंपाउंड है CO2 एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, तो ये क्या CO2 कंपाउंड है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम और काइंड्स ऑफ एटम। इसमें नंबर ऑफ एटम क्या है, 3 ही तो एटम है इस कंपाउंड में, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, 3 ही है, तो ये क्या रहेगा 3 ही रहेगा। अब काइंड्स ऑफ एटम क्या है 2 है, 2 काइंड का एटम है, एक कार्बन मिला है और एक ऑक्सीजन मिला है। काइंड पूछ रहा है और नंबर पूछ रहा है। काइंड्स मतलब क्या कि किस किस से बना है, तो एक कार्बन से मिला है, एक ऑक्सीजन से बना है। नंबर क्या है, कितना नंबर ऑफ एटम है 3 है। तो यही बोला था डाल्टन ने कि जो द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर फिक्स इन ए कंपाउंड। जाहिर सी बात है कंपाउंड है, उसका नंबर और काइंड तो फिक्स ही रहेगा, तो ही तो कंपाउंड बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर फिक्स्ड इन ए कंपाउंड, यानी जो नंबर है और एटम का काइंड है वो क्या रहेगा, एक कंपाउंड में फिक्स रहेगा। चाहे H2O ले लीजिए, H2O में भी क्या रहेगा 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, यानी 3 एटम रहेगा। और काइंड्स ऑफ एटम क्या रहेगा, उसमें 2 ही काइंड्स ऑफ एटम रहेगा। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आई होप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब किसके बारे में बात करते हैं, अब उनके लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि उनका लिमिटेशन क्या था। तो चलिए अब क्या करते हैं, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यानी एटॉमिक थ्योरी हम क्या क्या दिए थे वो देख लिए, लेकिन उसमें कुछ गलत स्टेटमेंट भी दिए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हालांकि हम लोग वहीं पे डिस्कस करते हुए चलते हैं, लेकिन उसको एक लिखने का तरीका कैसे है वो देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन इनका क्या था, उसने बोला था कि क्या एटम को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम को क्या कर सकते हैं लोग, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लोग, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन में। अब देखिए दूसरा में क्या बोला था कि सेम एलिमेंट
जो एलिमेंट है उसका एटम, जो सेम एलिमेंट का एटम क्या रहेगा, सॉरी क्या, जो एलिमेंट है उसका एटम जो रहेगा, जितना भी एटम है वो सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट रहेगा। लेकिन ये भी क्या था, लिमिटेशन था। तो लिखेंगे क्या दूसरा पॉइंट में आ गया हमारा कि क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी सेम एलिमेंट का एटम क्या रहेगा, सिमिलर नहीं रहेगा ऑल रिस्पेक्ट में। जैसे क्या हाइड्रोजन का लिखे गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये क्या था, सिमिलर इन, एक का एटॉमिक मास 1 था, एक का 2 था, एक का 3 था। अब तीसरा क्या था, तीसरा में उसने क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। तो क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट ऑल रिस्पेक्ट में रहेगा, लेकिन सॉरी डिफरेंट ऑल रिस्पेक्ट में रहेगा। हाँ, तो ये क्या लिखा था, बोला था कि डिफरेंट ऑल रिस्पेक्ट में रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका लिमिटेशन यही था कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, क्योंकि हम लोग और लिमिटेशन ना पढ़ रहे हैं। जैसे नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, वैसे ही नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। इस एग्जाम्पल में वही आर्गन वाला था, क्या आर्गन और कैल्शियम, ये था 18 और 20, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी 40 था और इसका एटॉमिक मास क्या था, 40 था। तो यही था इसका एग्जाम्पल। अब देखिए, अब ये पढ़ लिए लोग। अब देखिए, अब बात करते हैं, हम जब एटम मॉलिक्यूल स्टार्ट किया तो एटम के बारे में बताए थे, मॉलिक्यूल के बारे में बताए थे, लेकिन अब बात करते हैं एक्चुअली एटम होता क्या है। एटम यानी एकदम डेफिनेशन क्या होता है 9th क्लास के हिसाब से। तो देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ the smallest particle of matter which can takes the smallest particle of matter which can take part in a take part in a chemical reaction is known as एटम। यानी हम एटम किसे बोलेंगे, ये सबसे एक तो बात है कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का। अब बायोलॉजी में आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा, क्या सबसे छोटा रहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो वैसे ही जैसे वो लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है, वैसे ही एटम क्या है, किसी भी एक स्मॉलेस्ट क्या है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो ये क्या था, और जो केमिकल रिएक्शन में पास, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी दो एलिमेंट रिएक्ट करता है, मैं कोई भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है, तो उसमें सबसे पहले उसका कौन रिएक्ट करता है, सबसे पहले उसका एटम ही है जो कि उसमें क्या होता है, सबसे पहला रिएक्ट करता है। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले क्या करता है, एटम ही है उसके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसी को क्या बोलते हैं लोग, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं लोग, हम लोग एटम बोलते हैं लोग। तो इतना क्लियर हो गया एटम क्या बोलते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर भाई होता कैसे है। सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही सेल में जैसे न्यूक्लियस होता है, इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। देखिए क्या लिखेंगे यहां पे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए कैसा होता है, कैसे क्या, ये हो गया, देखिए बना देते हैं पहले, ऐसे ही करके बहुत सारा उसका ऑर्बिट रहता है। यानी अब देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्पेलिंग सही है, न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस बोलते हैं लोग। इसमें क्या रहता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलना रहता है। तो एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में जो रहता है, जो न्यूक्लियस में रहता है, क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े होंगे। और जो ये जो होता है ना, इससे बोलते हैं लोग, ये वाले चीज जो है गोल 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 गोल, इसे हम लोग बोलते हैं लोग ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं लोग, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, जिसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, झूमते रहता है गोल 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 न्यूक्लियस के। ये क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। तो समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर यही है एटम का। इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव, दोनों में क्या रहेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन। और जो एटम का किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसका सेंटर पर ही उसका सेंटर पर ही महत्व रखा जाता है। जैसे अब एटम का मास जो हम देखेंगे ना, वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस से ही निकाला जाएगा। मैंने न्यूक्लियस का जितना मास होगा वही देगा, क्योंकि न्यूक्लियस किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का जो मास देखा जाता है उसके सेंटर से, इसके सेंटर पर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गया एटम, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, साइज एंड एटॉमिक, क्या साइज एंड, क्या है, साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस और साइज, देखिए अब बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, टॉपिक वाइज एकदम पढ़ा रहा है। साइज क्या, साइज, एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज को ही क्या बोला जाता है, और एटॉमिक रेडियस बोल लीजिए, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब इसमें क्या होता है, अब आप लोगों ने देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे क्या पूरा गोल गोल क्या ऑर्बिट रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। और इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन गोल 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 झूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन, अब वैसे तो देखा जाए ऑर्बिट में एक एलिमेंट पर निर्भर करता है, जिसका क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेल भी बोला जाता है इसको, SHELL, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। तो ये क्या हो गया, जो लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं। वैसे तो देखा जाए अब आयरन का ले ले या कुछ और जिसका एटॉमिक नंबर 50-60 होता है उसको ले ले, तो उसमें क्या रहेगा, ऑर्बिट की संख्या ज्यादा रहेगी। अब ऑर्बिट मान लीजिए इसमें कम है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबल और एक, अभी आपको समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो समझा रहे हैं वो पहले समझिए। ये जो ऐसे समझिए कि जो लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट रहता है ना, और उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट में उसे देखिए, लास्ट वाला को क्या बोलते हैं लोग, हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लोग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और इसे ही क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे को बोल देते हैं। तो देखिए अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस किसे बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, the distance between center of nucleus and the distance between center of nucleus and valence electron and valence electron is known as atomic size बोलिए या क्या, और एटॉमिक
रेडियस, यानी जो इसके सेंटर से न्यूक्लियस जो है उसके सेंटर से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं लोग? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो इतना सब क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम किसे बोलते हैं, साइज ऑफ एटम किसे बोलते हैं। देखिए इसके बाद जो टॉपिक आता है ना, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, वही एटॉमिक मास बोलिए, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलिए। तो एटॉमिक मास क्या हो, जो एटम का मास होता है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन कभी भी आप एटम का मास निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, एक छोटा सा बालू का जो कण होता है उसमें भी हजार लाखों करोड़ों अरबों एटम है, उसमें भी एक छोटा सा जो एक बालू का, अब उसमें एटम का मास हम कैसे निकालेंगे? तो एटम का मास जो होता है ना वो एक्चुअली एटम का मास नहीं होता, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, किसी के द्वारा रिलेट करके उसको निकाला जाता है। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एटम समझे, इसके बाद मॉलिक्यूल इसी वीडियो में समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल समझ लेंगे तो इकट्ठे हम उधर क्या समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और जो भी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जितना भी बीच का टॉपिक आता है वो सब कवर कर लेंगे और कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या एटम पढ़ लिए, अब देखिए अब मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा देख के वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किसका, मॉलिक्यूल के बारे में। और मॉलिक्यूल के बारे में बात करके एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक बोल सकते हैं, सुंदर सा क्या उसको कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। वो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल में कंपाउंड का डिफरेंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जान लीजिए क्या, कि जो एटम का जो एटॉमिक सिंबल जितना भी आता है ना, जैसे लिथियम का Li, बोरोन का B, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, ये सब किसने दिया था? ये सब जे बर्जीलियस ने दिया था, आपके बुक में दिया होगा। और उसने बहुत सारा बात बोला था कि कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जैसे बोरोन। बोरोन का क्या होता है, बोरोन हो गया, अब एक मैग्नीशियम हो गया, तो और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया। तो उन्होंने बहुत सारा बात बोला। उन्होंने क्या बोला कि कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिसके फर्स्ट लेटर से देखा जाता है, उसी का वही एटॉमिक सिंबल हो जाता है। कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिसके फर्स्ट और थर्ड लेटर से देखा जाता है, वही उसका एटॉमिक सिंबल हो जाएगा, जैसे इसका क्या हो जाएगा Mg। और कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिसको फर्स्ट और सेकेंड लेटर से देखा जाता है, लिथियम। और जैसे आयरन का Fe होता है तो वो उसका क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में उसको लिथियम आयरन को फेरम ऐसे कुछ बोला जाता है, उसी से उसका Fe निकाला जाता है। बुक में आपको दिया है, वो पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैंने बस बता दिया। और उस साइंटिस्ट का नाम था जे बर्जीलियस। देखिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। MOLECULE। मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मिनट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more atoms are chemically bonded which may be same or different is known as उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, मॉलिक्यूल बोलते हैं लोग। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच में भी, जो केमिकली बॉन्डेड रहता है, यानी केमिकली जुड़ा रहता है, जो कि क्या होता है, या तो सेम रह सकता है या तो डिफरेंट रह सकता है, उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम O क्या है, एक ऑक्सीजन है, क्या है, एटम है। लेकिन जैसे ही O2 आ गया है,
O2 आ गया तो उसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो देखिए अब इस लाइन को समझिए, विच में बी सेम और डिफरेंट, यानी एटम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब इस केस में क्या था, एटम सेम है, अब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिला तो ही ना क्या बना, O2 बना, यानी इस केस में एटम सेम है। लेकिन एक बात बताइए, H2O में H2O भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट एटम है। एक तो भैया हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यही बात लिखा है, विच में भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। अब देखिए, अब मॉलिक्यूल जो आता है ना, उसमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंट क्या है। देखिए इसमें जो रहेगा ना, वो सेम एटम एज वेल एज डिफरेंट एटम, लेकिन इसमें ऑलवेज डिफरेंट एटम रहेगा। कसम खा लिया कि हम डिफरेंट एटम को ही लेंगे। अब कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिएगा। कंपाउंड तभी बनता है जब दो एलिमेंट का क्या होता है, मिलन होता है। तो दो एलिमेंट का मिलन होगा तो दो एटम का भी मिलन होगा। तो उसमें क्या होगा, दो डिफरेंट एलिमेंट से ही बना रहता है, तो दो डिफरेंट एटम से ही बना रहेगा वो भी। तो देखिए इसमें सेम एटम वाला क्या हो गया, O2 है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला है, H2O, CO2, ये सब क्या हो गया, डिफरेंट एटम वाला, डिफरेंट एटम वाला हो गया। लेकिन ये क्या होगा, सेम एटम वाला होगा। यानी इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन गैस बनाया है, तो ये क्या हो गया, सेम एटम हो गया। लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो ये क्या हो गया, एक गैस हो गया, एक वाटर हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट एटम है, इसमें क्या होता है, सेम एटम है। तो ये दोनों तो मॉलिक्यूल ही है, दोनों तो मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें सेम एटम हो सकता है और इसमें डिफरेंट है। यानी मॉलिक्यूल में सेम एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड में हमेशा डिफरेंट है। आप कभी O2 को बोलबे ना करेंगे कि आप कंपाउंड है, ये आप H2O को ही बोलेंगे, आप CO2 को ही बोलेंगे कि ये क्या है, कंपाउंड है भाई। तो ये कंपाउंड भी है, ये एक मॉलिक्यूल भी है, लेकिन O2 इज ऑलवेज मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल। इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इसको भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड बोल सकते हैं। लेकिन O2 जो है ना, वो सेम एटम वाला क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल के बना है क्या, O2 गैस। वैसे N2, अब देखिए जहां भी नाइट्रोजन गैस आ जाए ना, नाइट्रोजन गैस और कोई भी गैस आ जाए, समझिए कि वो मॉलिक्यूल है। मैंने खुद के एग्जाम में ये गलती किया था, खुद के एग्जाम में आया था नाइट्रोजन गैस का सिंबल लिखिए, ऑप्शन क्या था, एक था ऑप्शन नंबर N, एक था N2, एक था NO3 और एक था कुछ भी नॉन ऑफ दिस वगैरह था। तो मैंने क्या किया, इन पर मार दिया। लेकिन नाइट्रोजन रहता तो ना होगा, लेकिन जिधर गैस लग जाइए यानी समझिए कि वो क्या है, एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, N2 होगा, N2। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो मेरी तरह गलती कर दीजिएगा। तो ये सब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे लोग बता देते हैं, एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, क्वेश्चन करेंगे लोग एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पर, कुछ थोड़ा माथा पेची वाला उसमें खेल है। फिर क्या, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास, फिर मॉलिक्यूलर मास निकाला कैसे जाता है वो सब पढ़ते हुए आगे हम लोग हाउ टू फाइंड किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। फिर केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे लोग, और फिर लास्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।